हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट सर्किल। अभी हम लोग विश्व के भूगोल मतलब वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज में अफ्रीका महाद्वीप के बारे में पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जाना अफ्रीका महाद्वीप की भौगोलिक स्थिति के बारे में। जो विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा गुजरती हैं, वो किन किन देशों से निकलती हैं, वो सब जाना हमने। और पिछले वीडियो में हमने जो अफ्रीका के मुख्य मरुस्थल हैं, जो डेजर्ट्स एरियाज हैं, उनके बारे में समझा। सहारा, कालाहारी, है ना, नामीब और नूबियन डेजर्ट, इन सब के बारे में समझा। और हमने समझा था अफ्रीका की झीलों के बारे में। जो 5-6 लेक्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे विक्टोरिया है आपकी, इसके बाद आपकी मलावी लेक है, ओके, टंगानिका लेक है। इस तरीके से जो मुख्य जो झीलें हैं उनके बारे में हमने समझा। तो आज हम लोग पार्ट 2 डिस्कस करेंगे अफ्रीका का, जिसमें हम अफ्रीका की नदियों के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद अफ्रीका में जो जलवायु है वहाँ की, पूरे अफ्रीका को किन किन जलवायु के क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, उनकी क्या विशेषताएं हैं, वो सब समझेंगे। इसके बाद कुछ जो प्रजातियां हैं जो अफ्रीका के अंदर पाई जाती हैं वो, और खनिज लवण जहाँ से जो भी निकलता है, पेट्रोलियम कहाँ पर पाया जाता है, गोल्ड के सोर्सेस कहाँ हैं। तो ये सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बचते हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट से, वो आज हम इस वीडियो में करेंगे। अफ्रीका महाद्वीप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस मिलते हैं। और इसको समझना भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, मतलब क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हैं आपको समझने के लिए। तो मैंने पूरे इस टॉपिक को बहुत ही क्लियरली और मैप के थ्रू समझाने की कोशिश की है, जिससे कि आपको सारी चीज़ें मैप में दिखती रहें, तो समझना बहुत आसान हो जाता है। ओके, तो आज के साथ ये जो सेकंड पार्ट है, इसके साथ अफ्रीका कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो इससे पहले कि आप इस वीडियो में बढ़ें, आप फर्स्ट पार्ट जरूर देख लें। ओके, फर्स्ट पार्ट का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो उससे क्या होगा कि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। जो पिछली चीज़ें, चूंकि बहुत बार जो है रिलेट रहते हैं सारे कॉन्सेप्ट, जो आपको एक अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको बेसिक चीज़ें भी पता होनी चाहिए, तो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आती हैं। ओके, तो चलिए हम लोग आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं बोलना चाहूँगा कि जो भी ऐसे लोग हैं जो पहली बार गेट सर्किल पर कोई भी वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो इस बेल को दबाइए। बेल आइकन दबाने से आपके पास मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइमली पहुंचेंगे, जिससे कि आप कोई भी वीडियो को आप मिस नहीं करेंगे। डेली 1 या 2 वीडियो अपलोड करता हूं मैं। तो आपसे ये गुजारिश है कि अगर आप सीरियसली अपनी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो आप मेरे डेली वीडियोस जो 1 या 2 वीडियो आते हैं उनको मिस मत करिए। ओके, तो जैसे कि जो आज पहला टॉपिक है वो है अफ्रीका की नदियां, रिवर्स इन अफ्रीका। तो देखो, ये 6 नदियां हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं अफ्रीका की। तो इनके बारे में हम एक एक करके समझेंगे, और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे मैं आपको बताते जाऊंगा। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट है नील नदी, नाइल रिवर। और इसे मिस्र का वरदान कहा जाता है। मैंने कल के वीडियो में भी बताया था, पिछले वीडियो में, कि मिस्र को नील नदी का वरदान कहा जाता है, क्योंकि पूरा मरुस्थलीय एरिया है और वहां पर जो नील नदी है उसकी वजह से थोड़ी आपकी हरियाली पाई जाती है, थोड़ी बहुत कृषि हो पाती है, जलोढ़ मृदा पाई जाती है, तो एक उपजाऊ भूमि मिल जाती है। क्योंकि इस पूरे अफ्रीका को आप जो देख रहे हैं, पूरा एक महाद्वीप है, और इस पूरे महाद्वीप में सिर्फ 10%, 10% भूमि ही कृषि के योग्य है। ओके, काफी उबड़ खाबड़ है, काफी जंगल पाए जाते हैं। जो आपका कॉन्गो गणराज्य वाला जो क्षेत्र है, क्योंकि वहां से इक्वेटर जो आपकी विषुवत रेखा है वो पास होती है, तो वहां पे वर्ष भर वर्षा होती है ना। तो इसलिए वहां पर भी कृषि नहीं हो पाती। फिर सवाना क्षेत्र मिलते हैं। इसके बाद बहुत बड़ा हिस्सा अफ्रीका महाद्वीप का मरुस्थलीय है। सहारा मरुस्थल, जो कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, वो आपको कहाँ पर मिलता है? अफ्रीका के उत्तरी भाग में, है ना। इसलिए कृषि योग्य भूमि बहुत कम है। इस वजह से जो नील नदी है उसे मिस्र का वरदान कहा जाता है। अच्छा, जो नील नदी है आपकी, इसका जो सबसे बड़ा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो नील नदी है विश्व की सबसे बड़ी नदी है, विश्व की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई है 6,690 किलोमीटर। 6,690 किलोमीटर, ये विश्व की सबसे लंबी नदी है। ओके, अच्छा, ये देखिए, ये आपके आ रही नील नदी, ठीक है। तो ये देखो, एक्चुअली जो इसकी शुरुआत होती है, जब आप पढ़ने जाएंगे कि नील नदी का उद्गम कहाँ है ठीक है,
तो नील नदी के उद्गम में आपको बड़ी ही कंफ्यूजन होगी, क्योंकि जो नील नदी है वो दो धाराओं से मिलकर बनती है। एक है आपकी ब्लू नील और एक है व्हाइट नील। तो जो ब्लू नील है वो निकलती है टाना लेक से, टाना जो झील है वहां से निकलती है। ओके। और ये इथियोपिया, ये आपका जो ये आप मैप में देख रहे हैं ये पूरा देश, ये इथियोपिया है। तो इथियोपिया से निकलती है आपकी ब्लू नील टाना झील से। और जो व्हाइट नील है वो निकलती लेक विक्टोरिया से। ये देखिए ये लेक विक्टोरिया है, ठीक है। और ये निकलती है, यहां से निकलती है और होती हुई जाती है लेक एल्बर्ट में और फिर वहां से आगे बढ़ती है। तो जो व्हाइट नील है उसके उद्गम में आपको लेक एल्बर्ट भी मिल सकता है और लेक विक्टोरिया भी मिल सकता है, ठीक है। तो ये आप क्वेश्चन में देखना क्या लिखा हुआ है। बहुत लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं। तो चूंकि देखो ये जो धारा निकल रही है वो निकलती लेक विक्टोरिया से है, फिर जाती लेक एल्बर्ट में मिलती है, फिर वहां से इसका नाम होता है व्हाइट नील, है ना। तो दोनों आपको ऑप्शंस में मिल सकते हैं, इसके बारे में आप जरा क्लियर रहिएगा। इसके बाद जब ये दोनों धाराएं जाती हैं, ये आपकी व्हाइट नील और ब्लू नील, ये जाके मिलती हैं खार्तूम। खार्तूम क्या है? आपकी सूडान की राजधानी है। ये आपका सूडान है, ठीक है। एक्चुअली ये पुराना मैप है, आज के समय में तो सूडान का विभाजन हो चुका है। तो ये सूडान है और ये आपका मिलेगा दक्षिणी सूडान, साउथ सूडान, ठीक है। तो खार्तूम जो है सूडान की राजधानी है, और जो दक्षिणी सूडान है उसकी राजधानी है जूबा, ठीक है। तो याद रखिएगा उसकी राजधानी है जूबा। और जो सूडान का विभाजन हुआ था वो हुआ था जुलाई 2011 में, ठीक। तो ये जो धार्मिक रहता है, जो कॉन्सेप्ट होते हैं ज्यादातर देशों का जो विभाजन होता है, तो जो उत्तरी सूडान है वो मुस्लिम बाहुल है और दक्षिणी सूडान है जो वो क्रिश्चियनिटी वहां पर ज्यादा है, वहां पे ईसाई लोग ज्यादा रहते हैं। ओके। तो ये तो हो गया बेसिक सूडान के बारे में। बाकी जो हम लोग नील नदी के बारे में पढ़ रहे थे, तो खार्तूम में नील नदी मिलती है और इसके बाद ये सीधे बहते हुए भूमध्य सागर में मेडिटेरेनियन सी में गिर जाती है, ठीक है। और काफी बड़ा डेल्टा बनाती है यहाँ पे काफी बड़ा डेल्टा बनाती है नील नदी। इसका जो डेल्टा है उसका जो पूरा क्षेत्र है वो 25,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ओके। सबसे बड़ा डेल्टा विश्व में कौन सी नदी बनाती है, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा डेल्टा किस नदी का है पूरे विश्व में। ओके। अच्छा, तो ये आप समझ गए। अब देखिए एक मैंने कल आपको जब झील के बारे में बता रहा था तो मैंने बताया था नसीर झील, नसीर झील, ओके, नासिर लेक। तो ये जो लेक है ये नील नदी पर ही स्थित है यहाँ पर, ठीक। और इसी झील पर एक डैम बनाया गया है जिसका नाम है आसवान डैम। ओके, आसवान डैम, आसवान बांध। तो ये जो है नील नदी पर स्थित है आसवान बांध। तो इस बांध पर जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है उसका उत्पादन होता है आसवान डैम पर, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट डैम है, एग्जाम में आपसे अक्सर पूछा जाता है कि ये जो बांध है वो किस नदी पर स्थित है। तो ये नील नदी पर स्थित है मिस्र में, ठीक है। मिस्र जो है इजिप्ट, उसकी राजधानी क्या है? काहिरा, याद रखिएगा। मिस्र की राजधानी क्या है? काहिरा। ओके। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे नील नदी से। अब हम बात करेंगे कांगो रिवर। कांगो रिवर बहुत इंपॉर्टेंट नदी है अफ्रीका महाद्वीप की। और ये जो नदी है कांगो, ये एक ऐसी नदी है जो इक्वेटर मतलब जो विषुवत रेखा है उसको 2 बार काटती है। तो ये प्रश्न बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी, ठीक है। तो वो कौन सी नदी है? कांगो, ठीक है। ये देखिए आपका ऐसे इक्वेटर जाता है, ओके। तो एक बार यहां से निकलती है कांगो नदी और ये जाती है यहां पर, एक बार कट करती है, फिर से इधर से एक यू टर्न लेते हुए दोबारा आके कट करती है और अटलांटिक ओशियन में गिर जाती है। ओके। तो इस तरीके से ये भूमध्य रेखा को या विषुवत रेखा को या इक्वेटर को 2 बार काटती है और ऐसा करने वाली एकमात्र नदी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस प्रश्न को याद रखना। अब देखिए जो कांगो नदी है ये पूरे पूरे आपके रिपब्लिक ऑफ कांगो या जिसको बोलते हैं जायरे, उसी में बहती है। और ये जो नदी है बहुत विशाल नदी है, काफी बड़ी नदी है। अगर इसमें वाटर क्वांटिटी मतलब पानी की मात्रा की बात करें तो ये विश्व में अमेजन नदी के बाद दूसरे नंबर पर आती है।
अमेजन नदी जो है नंबर 1 पर है वॉल्यूम की बात जब करते हैं। सबसे लंबी नदी है नील नदी, पर पानी की मात्रा के आधार पर सबसे बड़ी नदी है अमेजन, ठीक, और दूसरी है कॉन्गो, याद रखिएगा। वजह क्या है? वजह बहुत सिंपल है कि ये जो दोनों नदियां हैं ये विषुवत रेखा पर स्थित हैं और इक्वेटर पर होती है साल भर बारिश, ठीक। तो इनको डेली पानी मिलता है, इन नदियों को पानी डेली मिलता है। जैसे ही 2 बजे के बाद जो 2 से लेकर 4 बजे का समय होता है, उस समय इन क्षेत्रों में हमेशा बारिश होती है, विषुवतीय क्षेत्रों में। तो ये दोनों नदियां इन्हीं क्षेत्रों में पड़ती हैं, तो इनको साल भर खूब सारा पानी मिलता है। इसलिए अमेजन नदी सबसे बड़ी है पानी की मात्रा में, और सेकंड नंबर पर जो बड़ी नदी है वो है कॉन्गो नदी। ओके। और कॉन्गो नदी 2 जलप्रपातों का निर्माण करती है, एक है स्टैनली जलप्रपात, स्टैनली वाटरफॉल, और दूसरा है लिविंग स्टोन, लिविंग स्टोन। ओके, ये दोनों जलप्रपात आपके किस पे बनते हैं? कॉन्गो नदी पे। ओके, तो ये देखिए, ये आपका जो एक मैप में ये दिख रहा है आपको, ये पूरा जो देश है ये है कॉन्गो गणराज्य, कॉन्गो गणराज्य, इसको जायरे भी बोलते हैं। तो ये जो हिस्सा है ये होता है दक्षिणी कॉन्गो, साउथ कॉन्गो। तो यहाँ पर एक प्लेटू मतलब एक पठार पाया जाता है जिसका नाम है कटंगा पठार, ठीक है, इसको क्लीन कर देता हूं मैं। हाँ, तो यहाँ पर पाया जाता है कटंगा पठार, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। कटंगा पठार कहाँ पर पाया जाता है? दक्षिणी कॉन्गो में, दक्षिणी कॉन्गो गणराज्य, जो कि 2 देश है, ये आपका एक कॉन्गो है, आपका कॉन्गो रिपब्लिक, और एक ये देश है, ये ही कॉन्गो है, ठीक है। तो कॉन्गो रिपब्लिक, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो या जायरे, तो इसके दक्षिणी भाग में एक पठार पाया जाता है कटंगा पठार। तो इस पठार की ये खासियत है कि ये धात्विक खनिजों के लिए बहुत फेमस है, ठीक है। तो कटंगा पठार धात्विक खनिजों के लिए प्रसिद्ध है, और यहाँ पर दो चीजें बहुत फेमस है, एक हीरा और तांबा। हीरा और तांबा बहुत अधिक मात्रा में यहाँ पर पाया जाता है, ठीक है। हीरा का उत्पादन अभी यहाँ पर नहीं होता है, लेकिन कहा यह जाता है कि पूरे विश्व के जो भंडार हैं उनमें 50% भंडार, 50% जो रिजर्व्स हैं हीरा के, डायमंड के, वो कहाँ पर हैं? इसी प्लेटू के अंदर है, कटंगा प्लेटू के अंदर हैं, ठीक है। और जो उत्पादन के पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे तो सबसे नंबर 1 पे रूस है, डायमंड के प्रोडक्शन में रूस, जो कि यहाँ पर ना अभी उसका उत्पादन किया नहीं जाता है, पर रिजर्व के मामले में नंबर 1 पर है। और जब हम बात करेंगे तांबे की, तो तांबे का भी बहुत बड़ा भंडार है इस कटंगा पठार के अंदर। ओके, तो ये याद रखिएगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम बात करेंगे तीसरी इंपॉर्टेंट रिवर, जो कि है नाइजर, नाइजर नदी। ये अफ्रीका की तीसरी सबसे बड़ी नदी है, पहली है नील नदी, दूसरी है कॉन्गो नदी, और तीसरी है नाइजर। तो नाइजर नदी की क्या खासियत है कि एक तो ये नाइजीरिया में बहती है, ये देखिए, ये यहाँ से निकलती है, गिनी की पहाड़ियों से निकलती है, यहाँ पे गिनी की पहाड़ियां हैं, यहाँ से निकलती है और ऐसे होते हुए ये आके गिनी की खाड़ी में गिर जाती है। ओके, तो ये उसका पूरा प्रवाह है। नाइजर नदी के खास बात यह है कि इसके जो इसकी घाटी है, नाइजर नदी की घाटी है जहाँ पे बहती है उसके आसपास, तो यहाँ पर पेट्रोलियम के रिजर्व पाए जाते हैं, ठीक है। और इसी वजह से इस नदी को बोलते हैं तेल नदी, नाइजर नदी को तेल नदी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर पेट्रोलियम के रिजर्व पाए जाते हैं। तो नाइजीरिया में ही एक शहर है इबादान, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इबादान सिटी। ये नाइजीरिया का सबसे बड़ा शहर है, और ये नाइजर नदी पर ही स्थित है। और यहाँ पर जो पेट्रोलियम है इनका उत्पादन किया जाता है, और यहाँ पर रिफाइनरी भी स्थित है, इसलिए पेट्रोलियम का शोधन भी यहाँ पर किया जाता है, मतलब तेल निकाला भी जाता है और उसका शोधन भी किया जाता है। इबादान सिटी ये नाइजीरिया का सबसे बड़ा शहर है। इसके अलावा नाइजर रिवर पर एक डैम स्थित है, कैंजी डैम, कैंजी बांध, किस नदी पर स्थित है? नाइजीरिया पर। ओके, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो हमने अभी तक नील नदी के बारे में समझ लिया, हमने कॉन्गो नदी के बारे में समझ लिया, हमने जो तीसरी बड़ी नदी थी नाइजर नदी उसके बारे में समझ लिया। अब हम बात करेंगे चौथी, जो कि है जाम्बेजी, ठीक है। जाम्बेजी नदी जो है, ये देखिए, ये मिलेगी आपको जाम्बेजी नदी। तो ये नदी जो है
मोजाम्बिक चैनल में गिरती है। ओके, और ये नदी जाम्बिया, यहाँ पर देश है जाम्बिया और इधर एक देश है जिम्बाब्वे। ठीक, तो ये नदी जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच में सीमा बनाती है, मतलब बाउंड्री बनाती है। ओके, और यहां से बहते हुए जाके मोजाम्बिक चैनल में गिरती है। इस नदी पर करीबा डैम स्थित है, करीबा बांध। ओके, करीबा बांध किस नदी पर स्थित है? जाम्बेजी रिवर पर। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है विक्टोरिया जलप्रपात। आपने नाम सुना होगा विक्टोरिया वाटरफॉल का। ठीक, तो विक्टोरिया जलप्रपात भी जाम्बेजी रिवर पर स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, विक्टोरिया जलप्रपात किस पे स्थित है? जाम्बेजी पर। कॉन्गो रिवर पर मैंने दो आपको वाटरफॉल बताए थे, एक आपका स्टैनली और दूसरा बताया था लिविंग स्टोन। तो दोनों नाम याद रखिएगा, स्टैनली और लिविंग स्टोन वाटरफॉल। ओके, अब हम बात करेंगे ऑरेंज रिवर। ऑरेंज रिवर और लिम्पोपो, ये दोनों नदियां दक्षिण अफ्रीका की नदियां हैं। देखिए, ये आपका नीचे दक्षिण अफ्रीका आएगा, तो यहां पर स्थित है। इसमें जो ऑरेंज रिवर है वो दक्षिण अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, ऑरेंज रिवर जो है दक्षिण अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी है, और ये दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया, यहाँ पे नामीबिया है, इसके मध्य प्राकृतिक सीमा का निर्माण करती है। ओके, और ये जो यहाँ से निकलती है, यहाँ पर लसेथो, ये कंट्री देख रहे हैं छोटा सा, ये जो मैंने कल आपको बताया था, ये चारों तरफ से साउथ अफ्रीका से घिरा हुआ है लसेथो, तो वहां से निकलती है और अटलांटिक महासागर में गिरती है पश्चिम दिशा में बहते हुए, ऑरेंज रिवर। ठीक, और लिम्पोपो, ये जो नदी है ये आपका दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना, यहाँ ये देखिए, ये यहाँ से निकलती है और ऐसे चली जाती है, तो यहाँ पे बोत्सवाना है और ये दक्षिण अफ्रीका, तो ये बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका के बीच एक प्राकृतिक सीमा बनाती है। ओके, और हिंद हिंद सागर में, हिंद महासागर में गिरती है। अब देखो, लिम्पोपो रिवर है, इसकी एक बहुत बड़ी खासियत है कि लिम्पोपो नदी एक ऐसी नदी है जो मकर रेखा को दो बार काटती है। ठीक है, यहां से ऐसे निकलती है मकर रेखा, तो मकर रेखा को दो बार काटती है, और ऐसा करने वाली विश्व में एक नदी है, वो है लिम्पोपो। ठीक, तो जैसे आपकी कॉन्गो नदी ये विषुवत रेखा को दो बार विभाजित करती है, ऐसे ही लिम्पोपो नदी है, ये मकर रेखा को दो बार काटती है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस तरीके से हमने जो भी नदियां थी, इंपॉर्टेंट रिवर्स थी, वो कर ली हैं। इसके अलावा एक देखिए, आपकी एक सेनेगल रिवर है यहाँ पर। ठीक है, ये भी गिनी की पहाड़ियों से निकलती है और सेनेगल से होते हुए जाके अटलांटिक सागर में गिर जाती है। ये वेस्टर्न पार्ट में है सेनेगल रिवर। ठीक है, और एक ये वोल्टा नदी है यहाँ पर, ये देखिए। ठीक, तो ये वोल्टा नदी जो है ये भी गिनी की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, अच्छा, वोल्टा लेक है, एक वोल्टा लेक, ये भी वोल्टा लेक, जो वोल्टा नदी पर स्थित है, वोल्टा लेक। ओके, तो सारी इंपॉर्टेंट रिवर्स हमने कर ली हैं। अब हम देखेंगे क्लाइमेट रीजन, कौन कौन सी जलवायु पाई जाती हैं, और जलवायु के दृष्टिकोण से अफ्रीका को कितने भागों में विभाजित किया जाता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, देखो, जैसे कि आपको पता है कि तीनों जो मुख्य रेखाएं हैं, विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, तीनों की तीनों अफ्रीका से पास होती हैं। तो जहां जहां पर विषुवत रेखा निकलती है, वहां पर साल भर बारिश होती है, और वहां की जो जलवायु होती है वो विषुवतीय जलवायु होती है। सदाबहार वन पाए जाते हैं, है ना, वर्षा वन बोलते हैं जिन्हें, रेन फॉरेस्ट। जैसे आपके दक्षिण अमेरिका में जहाँ पे अमेजन नदी बहती है, वहां पर विषुवत रेखा वहां से गुजरती है, तो वहां की जो जलवायु है वो भी कौन सी है? सदाबहार जलवायु है, विषुवतीय जलवायु है। बड़े ही घने वहां पर वन पाए जाते हैं, वर्षा वन। तो सेम कंडीशन आपको मिलती है अफ्रीका में भी। कहां पर? जो ये मध्य भाग है जहां से विषुव रेखा निकलती है, उसके पश्चिमी भाग में, पूरे पे नहीं है, पूरे पे नहीं मिलती, सिर्फ इतने में मिलती है, क्योंकि जो इधर का जो पोर्शन है वहां पर उतनी वर्षा नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे पानी के सोर्स नहीं है ना। क्योंकि देखो, जो हवाएं हैं यहाँ पे, उनकी जो डायरेक्शन होती है उस तरफ रहती है। ठीक है, तो जब यहाँ से जो बादल बनते हैं अटलांटिक ओशन से, वो आके यहाँ पे खूब बारिश करते हैं, खूब वर्षा होती है यहाँ पे। लेकिन जब जो मतलब और बढ़ते जाते हैं, तो उनके अंदर जो मॉइस्चर है वो कंटेंट कम होता चला जाता है। तो जो पूर्वी भाग है वहां पर इतनी बारिश नहीं होती,
कि वहां पर विषुवतीय जलवायु हो सके। ओके, तो ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं हरा वाला, ये यहाँ पर काफी अधिक वर्षा होती है, वर्षा वन पाए जाते हैं और विषुवतीय जलवायु वहां पर पाई जाती है। तो मुख्य रूप से ये आपका कांगो, कांगो गणराज्य, गैबोन, ये सारा एरिया है। इसके बाद ये जो उत्तरी आपका जो आपका ये है ना मोजाम्बिक, सॉरी मेडागास्कर, जो उत्तरी मेडागास्कर है वहां पर भी विषुवतीय जलवायु पाई जाती है। ठीक, अब इसके आगे आप थोड़ा चलेंगे करीब, जैसे यहाँ पे आपका करीब आप 10 से 15 डिग्री नॉर्थ में जब आएंगे और सेम आपके साउथ में जाएंगे 10 से 15 डिग्री साउथ, तो वहां से ये विषुवतीय वन खत्म हो जाते हैं और फिर आपको मिलती है सवाना जलवायु। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे मिलती है सवाना जलवायु। ओके, और इसको यहाँ पर सूडान टाइप जलवायु भी बोलते हैं। ठीक, सूडान टाइप जलवायु, सूडान तुल्य जलवायु। ओके, तो यहां पर क्या खासियत है, जो सवाना जलवायु होती है उसमें क्या होते हैं, उसमें मोटी और कठोर कटीली घासें पाई जाती हैं, है ना, जो कि वर्षा कम होती है। तो यही प्रकृति है इस पूरे एरिया की। ठीक, इसके बाद ये जो पोर्शन है ये सेमी एरिड पोर्शन है। सेमी एरिड मतलब यहां से हल्का हल्का मरुस्थलीय होना शुरू हो जाता है। ठीक है, और आप जैसे तो और उत्तर में बढ़ते चले जाएंगे तो जो बारिश है वो कम होती चली जाएगी और फिर आके आपको मिल जाएगा सहारा डेजर्ट, सहारा मरुस्थल। तो ये जो तीसरी आपकी जलवायु है जिसमें बांटते हैं वो है मरुस्थलीय। ठीक है, तो पहला था आपका विषुवतीय जलवायु, विषुवतीय जलवायु। ठीक, दूसरा है आपका सूडान तुल्य जलवायु, इसको बोलते हैं सवाना जलवायु। तीसरी कैटेगरी है मरुस्थलीय, मरुस्थलीय जलवायु। तो ये दोनों आप दोनों भागों में मिलेगी, जो विषुवत रेखा के बाद उत्तरी हिस्सा और दक्षिण हिस्सा है, तो दोनों में देखिए एक जैसा डिवीजन होता है ना। तो यहाँ पर आपको सवाना मिलेगी तो इधर भी उसी अक्षांशों में दक्षिण में सवाना मिलेगी। इसके बाद जब आपको यहाँ से मरुस्थल मिलेंगे तो उत्तर में आपको सहारा मरुस्थल मिलेगा, तो ऐसे ही दक्षिण में आपको कालाहारी, ये आपका कालाहारी है। इसके बाद नामीबिया में आपको नामिब डेजर्ट मिल जाएगा, है ना। तो ये जो है इधर उन सेम जो दक्षिणी अक्षांश है वहां पर भी आपको मरुस्थल मिलेंगे। इसके बाद चौथी जो जलवायु की प्रकृति है वो है शीतोष्ण जलवायु। ठीक, शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है एकदम उत्तरी और दक्षिणी के एकदम आखिरी हिस्से में। ये देखिए आपका जो दक्षिण अफ्रीका है उसका जो लास्ट का हिस्सा है, ये देखिए ये वाला, तो यहां पर आपको मिलती है शीतोष्ण जलवायु। और ऐसे ही जो इधर आपको वेस्ट पोर्शन में यहां पर भी आपको मिल जाती है शीतोष्ण जलवायु, एकदम टॉप पर आपका जो मोरक्को है वहां पर। ठीक है, तो ये 4 टाइप की जलवायु अफ्रीका के अंदर पाई जाती है। अब देखिए जो शीतोष्ण जलवायु है साउथ अफ्रीका में, इससे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, वो आप समझ लीजिए। साउथ अफ्रीका में ये जो शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है तो इसकी वजह से वहां पर जो घास के मैदान पाए जाते हैं, ठीक है, घास के मैदान हैं जो शीतोष्ण जलवायु की वजह से, उनको वेल्ड बोलते हैं, वेल्ड, वेल्ड्स बोलते हैं। ठीक है, वेल्ड याद रखिएगा। ओके, वेल्ड। और ये जो जलवायु है इसको प्रेयरीज जलवायु भी बोला जाता है, प्रेयरीज जलवायु। ठीक, क्योंकि यूरोप में जो ये जो शीतोष्ण जलवायु है तो वहां पर जो जो घास के मैदान उनको प्रेयरी बोलते हैं ना, सेम घास के मैदान दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं जिनको वेल्ड बोला जाता है। ठीक है, मुलायम घास होती है, मुलायम और लंबी प्रकृति की घास होती है यहाँ पर। ओके, जैसे सेम जो जलवायु है आपके अर्जेंटीना में भी पाई जाती है। ठीक है, तो वहां पर इसको बोला जाता है पंपास। अर्जेंटीना में जब मैं आपको दक्षिण अमेरिका पढ़ाऊंगा तो वहां पर आपको सारा बताऊंगा, लाइनोस क्या है, पंपास क्या है, कंपास क्या है। ठीक है, वो सारी चीजें मैं आपको वहां पर समझाऊंगा। तो ये जो आपके जो शीतोष्ण घास के मैदान दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं उन्हें वेल्ड बोला जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और यहाँ पर बहुत फेमस है एक भेड़ जिसको बोलते हैं मरीनो भेड़।
ठीक है। मरीनो भेड़ बहुत ज्यादा फेमस है, मरीनो, ठीक। मरीनो भेड़ से बहुत उच्च क्वालिटी की ऊन मिलती है, और ऊन के एक्सपोर्ट के मामले में साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया के बाद नंबर 2 पे आता है। ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पर आता है आपके ऊन के एक्सपोर्ट करने में, क्योंकि वहां पर भी भेड़ का पालन बहुत अधिक किया जाता है और अच्छी क्वालिटी की भेड़ें होती हैं वहां पर। तो ऐसे ही दक्षिण अफ्रीका में भी जो है मरीनो भेड़ पाई जाती हैं, और नंबर 2 पर है वूल के एक्सपोर्ट में दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका की जो प्रमुख फसल है वो है मक्का। मक्का की खेती यहाँ पर काफी की जाती है, ठीक है। ओके, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस पूरे अफ्रीका में जो कृषि योग्य भूमि है वो सिर्फ 10% है, इसका 10% है जहां पर खेती की जाती है। तो उनमें से सबसे अधिक उपजाऊ जमीन है वो नील नदी की जो घाटी है, वहां पर जलोढ़ जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो वहां पर कृषि योग्य भूमि मिल जाती है आपको, जैसे ये जो घाटी जा रही है नील नदी की। इसके अलावा जो पूर्वी अफ्रीका है, यहाँ पर ज्वालामुखी से बनी हुई मिट्टी भी पाई जाती है, जो कि किलिमंजारो एक पर्वत है, जो एक ज्वालामुखी पर्वत है ना, अभी सुषुप्त है। इसके पहले भी यहाँ पर कुछ ज्वालामुखी पाए गए हैं। तो यहाँ पर लावे से बनी काली मिट्टी पाई जाती है, जैसे हमारे महाराष्ट्र और में आपको काली मिट्टी पाई जाती है। तो ये उपजाऊ होती है कुछ फसलों के लिए, है ना। तो ये मिट्टी भी काफी उपजाऊ होती है, ओके। और अफ्रीका की जो मुख्य फसलें हैं वो हैं कंदमूल फसल। कंदमूल की जो फसलें हैं वो मुख्य हैं, जैसे आपका रतालू और कैसावा, ठीक। ये यहाँ की मुख्य फसलें हैं। इसके अलावा मैंने बताया आपको मक्का भी अफ्रीका की मुख्य फसल है, ठीक है। जब हम नकदी फसलों की बात करेंगे तो पाम ऑयल, तैल ताड़ बोलते हैं इसको हिंदी में, तैल ताड़, ये बहुत महत्वपूर्ण नकदी फसल है। सबसे अधिक जो पाम ऑयल का उत्पादन विश्व में नाइजीरिया में किया जाता है, नंबर 1 पर, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी, ओके। इसके अलावा नकदी फसलों में मूंगफली, कोको का उत्पादन किया जाता है काफी ज्यादा ना। कहवा मतलब आपका कॉफी, इसका भी उत्पादन काफी होता है। कपास का उत्पादन किया जाता है, जो आपकी कैश क्रॉप्स हैं, नकदी फसलें हैं। और सिसल बहुत इंपॉर्टेंट है। सिसल का उत्पादन भी अफ्रीका में बहुत अधिक किया जाता है। सिसल एक वेजिटेबल फाइबर होता है जिसका उपयोग किया जाता है रस्सियों को बनाने में, ठीक है। तो इसके उत्पादन में भी अफ्रीका विश्व में नंबर 1 है, सबसे अधिक उत्पादन यहाँ पर इसका होता है। इसके अलावा मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था जंजीबार और पेम्बा, ये 2 आइलैंड हैं जो कि फेमस हैं किसके लिए, लौंग और इलायची के उत्पादन के लिए। विश्व की जो 90% लौंग है उसका उत्पादन इन्हीं 2 द्वीपों में किया जाता है। यहां पर स्थित है ये दोनों द्वीप, ओके, लौंग और इलायची। अब अगर कुछ खनिजों की बात करें तो अफ्रीका जो है हीरा, आप नोट करिए, हीरा, प्लेटिनम, कोबाल्ट और क्रोमियम, इन चारों के उत्पादन में नंबर 1 पर है विश्व में। सबसे अधिक हीरा, प्लेटिनम, कोबाल्ट और क्रोमियम का उत्पादन अफ्रीका महाद्वीप में ही किया जाता है। अफ्रीका महाद्वीप के अंदर जो कोयले का उत्पादन, इसमें सबसे अधिक कोयले का उत्पादन साउथ अफ्रीका में किया जाता है, दक्षिणी अफ्रीका में, ठीक है। यहाँ का जो ट्रांसवाल और नटाल, ये 2 एरियाज हैं जहां पर मुख्य कोयले की खानें हैं। ट्रांसवाल और नटाल, यहाँ पर मुख्य रूप से कोयले की खानें पाई जाती हैं, ठीक है। अभी पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो अफ्रीका में प्रमुख जो पेट्रोलियम उत्पादन जो देश हैं वो है आपका एक लीबिया, नाइजीरिया, अल्जीरिया और मिस्र। ये आपके वेस्ट में ही यहाँ पे पाए जाते हैं, सारे कंट्री इधर ही हैं ये चारों। तो ये 4 प्रमुख देश हैं जहां पर पेट्रोलियम का उत्पादन किया जाता है, ओके। और यही जो 4 देश हैं ये अफ्रीका के 90% पेट्रोलियम के जो रिजर्व्स हैं अपने पास रखते हैं, ओके। और मैंने आपको जैसे बताया जो आपका कटंगा का जो पठार है
वहां पर तांबे के रिसोर्स बहुत ज्यादा हैं, वहां पर डायमंड के रिसोर्स बहुत ज्यादा हैं। ओके। क्रोमियम के उत्पादन में साउथ अफ्रीका नंबर 1 पर है। क्रोमियम के उत्पादन में साउथ अफ्रीका विश्व में नंबर 1 पर है। इसके बाद हम कुछ मानव प्रजातियों की बात कर लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट प्रजातियां हैं वो पाई जाती हैं, जैसे बुशमैन। बुशमैन ये अफ्रीका की एक प्रजाति है जो कि कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है। कालाहारी मरुस्थल में पाए जाते हैं बुशमैन। इसके अलावा जो पिग्मी है, पिग्मी एक मानव प्रजाति है। पिग्मी ये आपके कॉन्गो नदी के बेसिन पर पाए जाते हैं। जो कॉन्गो नदी है उसका जो बेसिन है, अटलांटिक यहाँ पर ऐसे आती है ना कॉन्गो, ये तो यहाँ पर पाए जाते हैं पिग्मी। इसके बाद आपके जो बेदून्स हैं, बेदून ये पाए जाते हैं सहारा मरुस्थल में। बेदून पाए जाते हैं सहारा मरुस्थल में। एक प्रजाति है मसाई, ठीक है, ये पाए जाते हैं केन्या में। केन्या और पूर्वी अफ्रीका के कुछ देश हैं वहां पर भी पाए जाते हैं। मुख्य रूप से ये केन्या में पाए जाते हैं। ओके। एक गल्ला ट्राइब है, ये सोमालिया में पाई जाती है। सोमालिया एंड पूर्वी इथोपिया। ओके। विक्टोरिया झील के आसपास एक प्रजाति पाई जाती है, दो एक्चुअली, लुआ, लुआ एंड बगंडा। लुआ एंड बगंडा ये विक्टोरिया झील के आसपास ये ट्राइब पाई जाती है। ठीक है, ये क्वेश्चन पहले पूछा गया है, ये लुआ और बगंडा के बारे में। ओके। तो ये सारे जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे अफ्रीका से रिलेटेड। पार्ट 1 पार्ट 2 में मैंने सारी चीजें कवर करा दी हैं। तो आई होप आपसे कोई भी अगर प्रश्न पूछा जाएगा अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित यूपीपीएससी किसी भी परीक्षा में या बीपीएससी में, एमपीपीएससी में, तो निश्चित रूप से आप उसका आंसर कर पाएंगे और इन दोनों वीडियोस के बाहर वो क्वेश्चन नहीं जाएगा, ऐसी मेरी पूरी कोशिश है। मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उनको कवर करने की कोशिश की है। अब आप क्या करिए, आपने अगर अपने सारे नोट्स बना लिए हैं तो आप किसी बुक से इन क्वेश्चंस की जरा प्रैक्टिस करिए। और जिस भी एग्जाम को आप देने जा रहे हैं, यूपीपीसीएस का अगर एग्जाम देने जा रहे हैं, तो जो घटना चक्र के जो पुराने प्रश्न हैं आप उनको सॉल्व करिए और आप देखिए आपके लगभग सारे क्वेश्चन जो भी होंगे अफ्रीका से रिलेटेड वो हो जाएंगे। तो आपको एक अच्छा सा कॉन्फिडेंस आएगा कि जो आपने पढ़ा है वो सही पढ़ा है और इंपॉर्टेंट चीजें आपने पढ़ी हैं। ओके। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, चीजें समझ में आई होंगी। तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और अगर आप कुछ कमेंट वमेंट कर सकते हैं तो प्लीज कमेंट करिए, जिससे कि मेरे वीडियोस की रीच लोगों तक बढ़े और जो एक्चुअली नीडी पीपल हैं जिनको जरूरत है ऐसे वीडियोस की, कॉन्सेप्ट को समझने की, तो वो उन तक पहुंचे। ओके। वीडियो को लाइक करना मत भूलना और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब गेट सर्कल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे। जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो हम लोग उत्तरी अमेरिका के बारे में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट जो कॉन्टिनेंट है वो होगा उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।